स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि लास्ट आपको वीडियो में मैंने बताया है कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। कौन से मेथड से? सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन, और एक सेकेंड मेथड कौन सा है? मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन। लेकिन आज हम पहले इस मेथड को यूज करेंगे, और इसको करने से पहले हमें हमेशा गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए आपको मैट्राइसिस ए बनाना है, मैट्राइसिस एक्स बनाना है और मैट्रिक्स बी बनाना है। मैट्रिक्स ए जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। तो इसमें कोएफिशिएंट एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो किधर आएंगे? कॉलम 1 में। तो कौन कौन से आप देख सकते हैं? 5, 2 एंड 5। सेम वे अगर सेकंड कॉलम लेते हो तो y के कोएफिशिएंट क्या है? -1, 3 एंड -2। नेक्स्ट कॉलम 3 जो है वो 4, 5 और 6 होगा। सेम वे जो मैट्रिक्स x है इसको मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। कितने वेरिएबल हमारे पास यूज हुए हैं? 3। सो यहां पर ये कॉलम में लिखना है। किस में लिखना है? कॉलम में। ये याद रखना है। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। जो लास्ट है वो हमारा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमारे 5, 2, -1 होते हैं, जो कि अदर देन वेरिएबल्स के सामने। करेक्ट? तो यहां पर मैं 5, 2, -1 लिखता हूं। ये मैंने किस लिए लिखा है? क्योंकि हमें इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? ax = b होता है। क्लियर हो गया? अब आपको a की भी वैल्यू मालूम है, x की भी मालूम है और b की भी मालूम है, तो मैं ये वैल्यूज यहां लिख देता हूं। क्लियर हो गया? ये वैल्यूज मैंने इधर लिखी। सो ये हो गया 5, 2, 5, -1, 3, -2, 4, 5 एंड 6, और x की जो मैट्रिक्स है वैल्यूज है वो x, y और z है, इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखेंगे हम 5, 2, -1। अब मैं इनको इरेज कर देता हूं। इरेज करने के बाद अभी क्योंकि हम मेथड ऑफ इन्वर्शन से कर रहे हैं, और इन्वर्शन मतलब हम a इनवर्स का यूज करेंगे। ठीक है? अब वो इनवर्स का क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर जो हमने कंसीडर, ये जो ax = b है मैट्रिक्स फॉर्म इसका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, इसको हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना है? प्री मल्टीप्लाइंग दिस। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। इसको हम प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स लिखेंगे तो क्या करेंगे? a इनवर्स a x, ये ब्रैकेट में लिखना है, = a इनवर्स b। अभी आपको मालूम है अगर हम ये ऐसे लिखते हैं तो a इनवर्स a ये एसोसिएटिव हो जाएगा, और x को हम सेपरेट लिख सकते हैं। राइट साइड को हमें बिल्कुल कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? i हो जाती है। ये हो गया x = a इनवर्स b। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है? और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन लेफ्ट ओवर हो जाती है। अभी आप देखेंगे लास्ट स्टेप में हमारा a इनवर्स आ रहा है, और ये आना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें मेथड ऑफ इन्वर्शन का यूज कर रहे हैं। अब a इनवर्स आया तो आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है? जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना होता है फॉर चेकिंग द नॉन सिंगुलरिटी ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए फिर अभी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये जो है स्टेटमेंट लिखने के बाद हम अब साइड में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फॉर चेकिंग इट्स सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी, और a इनवर्स लेने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मैट्रिक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? यानी नॉन सिंगुलर होगा। ओके, फिर उसके बाद हमें डिटरमिनेंट a के लिए हम कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे? यहां पर 5, 2, 5, -1, 3, -2, 4, 5 एंड 6।
अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम अलोंग R1 या कैसे भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये मैं एक्सपेंशन अलोंग R1 करूंगा। R1 के लिए मैंने को पहले 5 लिखना है, फिर 18, 3 6 18, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 10 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्योंकि माइनस है तो माइनस ऑफ -1 इंटू 2 इंटू 6 12 एंड माइनस 25। तो इसको मैं साइड में यहाँ पर ही कंटिन्यू कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर माइनस लिखा, -1 के बाद वापस मैं कैलकुलेट करूंगा, 2 6 12 एंड माइनस 25, 12 माइनस 25। एक और लास्ट जो कि 4 है, तो 4 को मैं इधर लिख सकता हूं। अगर ये 4 होता मैं -4 -15 लिखना है। क्या लिखना है? -4 -15। अभी इसमें अगर हम सॉल्व करते तो ये 18 प्लस 10 28 हो गया, 28 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसको मैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इधर कंटिन्यू कर सकता हूं, इसको इरेज हम कर सकते हैं। ये हमारा यूज होगा तो इसलिए हम बाद में इसको इरेज करेंगे। इसके बाद कंटिन्यूटी में आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 28। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी कितना बचा अपने पास? -13। यहाँ -13 लिखेंगे और लास्ट में +4 इंटू -19। इट मीन्स +4 इंटू -19। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 5 × 42, सो 140 हो गया, -13 और ये हमारा -76 हो जाता है। क्लियर हो गया? इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 51 आंसर आ जाता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस आपको यहां लिखना है therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये हमें बताना जरूरी है इधर। क्लियर हो गया? ये हमने एक पार्ट कर लिया। अब हम ये नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई है। साइड में हम नोट डाउन कर लेंगे क्या वैल्यू आई हमारी। डिटरमिनेंट की वैल्यू आई हमारी 51। क्लियर हुआ? तो ये हम इरेज करते हैं। ओके, अभी फाइनल इक्वेशन आपने देखी होगी हमारी क्या थी? x इज इक्वल टू A इनवर्स B थी, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। अब हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू A इनवर्स B। यहां पर अभी आपको A इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये इनवर्स आपको अपने मेथड से यूज करना है। कौन कौन से मेथड आपको मालूम है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एक एडजॉइंट मेथड है। क्या है? एडजॉइंट मेथड। सो आई प्रेफर यू शुड आल्सो यूज एडजॉइंट मेथड टू फाइंड द A इनवर्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स। ओके, सो मैट्रिक्स मैं वापिस इधर लिख लेता हूं जो कि मेरे को यूज होगा अभी। A इज इक्वल टू 5 2 5 -1 3 -2 4 5 एंड 6। ये मैट्रिक्स लिखा। इसका अभी एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने के लिए आपको याद होगा, एडजॉइंट का मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। एडजॉइंट मेथड अगर यूज करेंगे तो ये इनवर्स कैसे सॉल्व करेंगे? ये फॉर्मूला कौन सा है? ठीक है, मैं फॉर्मूला इधर लिख लेता हूं। A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A, जो कि हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी मालूम पड़ गई है, और एक और क्या है? एडजॉइंट A। क्लियर? इस एडजॉइंट A की वैल्यू हम निकालने के लिए माइनस और कोफैक्टर्स निकालना है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आई रिपीट, माइनस और कोफैक्टर्स निकालना है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये हमने जो मैट्रिक्स जो बनाया है। अब माइनस निकालने के लिए आपको क्या करना है? हमें इसका यूज करना है। अभी जैसे सपोज हमें माइनर M11 निकालना है, मैं आपको एक स्टेप बता देता हूं। M11 निकालने के लिए आपको क्या हाइड करना है? ये हाइड कर सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं एक आपको बता देता हूं, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 5 -2 6। तो इसको मुझे डिटरमिनेंट में लिखना है 3 5 -2 एंड 6। क्लियर हो गया? आई रिपीट, इसको हमें हाइड करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। हमारे पास जो भी दिखाई दे रहा है वो यहां पर लिखना है और उसको फिर सॉल्व करना है। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3 6 18 प्लस 10 हो गई, है ना? 2 5 10, क्योंकि हमारे बीच में माइनस साइन होता है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 28। अब इसी का ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में निकाल के बता देता हूं। कोफैक्टर और माइनस में क्या रिलेशन होती है?
अगर मैं A11 इसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला होगा -1 रेज टू दी पावर 1 + 1 एंड M11। अब इसमें आपको ध्यान देना है, जब ये रो और कॉलम का एडिशन अगर इवन होता है, यानी यहां पर भी अगर इन दोनों का सम इवन होता है, तो जो हमारी ये वैल्यू है एज इट इज यहां पर आ जाती है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, -1 रेज टू दी पावर 2 मतलब 1 हो गया, और बाकी बचा M11, तो हम इसको 28 ही लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो M11 आपने फाइंड आउट किया और A11 इसी का करस्पॉन्डिंग, जिसको कि हमें इसको यूज करना है। क्लियर हुआ? अब मैं एक और आपको फाइंड आउट करके बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको इसी तरह से और भी निकालने हैं। एक और मैं आपको निकाल देता हूं, इसको अभी आपको नोट डाउन करना है। मैं यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं। M11 की वैल्यू हमारे पास 28 है, इसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू A11 कितनी है, 28 होगी। क्लियर हुआ? एक और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, फिर हम एक साथ नोन वैल्यूज हम माइनर और कोफैक्टर की लिखेंगे। अब कोई भी रैंडमली कोई वैल्यू निकालो, सपोज आपको M23 निकालना है। M23 में क्या हो गया, सेकेंड रो, दिस रो, करेक्ट, एंड थर्ड कॉलम ये हो गया। अभी आपको क्या एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो मैंने कट कर दिए जस्ट फाइंड आउट करने के लिए। सो M23 निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। यहां पर आप 5 लिख सकते हैं, यहां पर -1, फिर 5 - 2। अब डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर -10 माइनस ऑफ 5, तो इसका आंसर क्या हो गया, -15 हो जाता है। क्लियर हो गया? 5 × 10 एंड ये वाला प्लस में हो जाएगा। सो अच्छा, ये हमारे से थोड़ा करेक्शन होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर -10 + 5 हो जाएगा, तो आंसर में हमारा -5। अब इसी का ही, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 3 प्लस कितना हो, 5 हो गया, यानी ऑड हो गया। तो इसी का अगर करस्पॉन्डिंग में A23 निकालता हूं, तो आपको क्या करना है, -1 रेज टू दी पावर 2 + 3 एंड M23 करना है। अभी इसको आप देखते हैं कि ये ऑड है, तो बिल्कुल आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑड है तो इसका साइन नेगेटिव ही रहेगा, और ये वैल्यू वाली जो भी माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगी। तो A23 का वैल्यू +5 हो जाता है। इस तरह से मैं सारी वैल्यूज यहां आपको लिख देता हूं, और 1 by 1 आपको सब वैल्यूज निकालनी है। कौन कौन सी, M11 जो मैंने यहां पर निकाली है, फिर M12 यानी इसके लिए निकालनी है, फिर M13, M21, M22, M23, इन सभी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं भी निकाल के दिखा रहा हूं। हाँ देखिए, अभी हमने 2 वैल्यूज मैंने आपको यहां पर सॉल्व करके बताई थी। ऐसे ही अभी आपने सभी वैल्यूज अगर आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो आप रीचेक कर सकते हैं आपके आंसर, और जिनके रॉन्ग हैं वो करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसका आगे हमें यूज करना है। क्लियर हो गया? तो आप रीचेक कर सकते हैं। और हमें यूज क्या करना है अभी एडजॉइंट के लिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं। जो हमें A इनवर्स निकालना है, वहां पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A में कोफैक्टर मैट्रिक्स का यूज होगा, और कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर्स का यूज होगा, तो ये वैल्यूज करेक्ट होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने वैल्यूज निकाल ली होंगी और सॉल्व भी कर ली होंगी। ओके, अभी मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? हमें केवल किसकी रिक्वायरमेंट है, कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अभी यहां पर एडजॉइंट A निकालने के लिए सबसे पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में यहां पर लिखता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स में बिल्कुल अकॉर्डिंगली देखो, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 28, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पर क्या हो जाएगा 13 और -90, तो इसी सीक्वेंस में मैंने लिखा भी है। सो सेम वे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -2, 10 एंड 5। लास्ट A31, तो यानी ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, -17 एंड 17 हो गया। अभी एडजॉइंट A के लिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर निकालते हैं। क्या चीज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। सो एडजॉइंट A मैं इधर लिखता हूं, और इसमें यहां मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अब इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है, जो रो है ना, ये रो है सपोज R1, तो R1 को C1 बनाना है, तो 1 by 1 में लिखता हूं
R1 में 28, 13 एंड -19 है, तो मैं इसको कॉलम वाइज लिखूंगा। देखिए 28, 13 और -19। इसी तरह से जो R2 है वो कॉलम 2 में लिखूंगा। सो -2, 10 एंड 5, और लास्ट में -17 एंड 70 लिख रहा है। ये मेरे पास एडजॉइंट ए आ गया, जिसमें कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का यूज होगा। क्लियर हुआ? अभी ये हमारा रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम लिखे रहने देंगे और बाकी चीज को हम इरेज कर सकते हैं। तो ये मैं इरेज करता हूं। फॉर्मूला आपके सामने है जो हम ए इनवर्स निकालेंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए वापस मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर इस ए इनवर्स की जगह पे मैं ये लिख दूंगा डायरेक्ट। क्लियर हुआ? तो अभी इसमें ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए लिखना है, एडजॉइंट ए लिखना है, और ये बी एज इट इज है। क्लियर हो गया? तो इस मैट्रिक्स को मैं इधर लिख सकता हूं। क्लियर हो गया? कहां पर? एडजॉइंट ए की जगह। तो अभी ये याद रखिएगा, और मैं इसको अभी इरेज करता हूं इधर, ताकि मैं इस वैल्यूज को लिख सकूं। क्लियर हो गया? सो हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने यहां पर नोट डाउन की हुई है, यहां पर 51 लिखना है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 28 -2 -17, 13, 10 एंड -17, और फिर -19, 5 और 17। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट में हमें बी का वैल्यू आपको याद होगा क्या लिखना है हमें? कांस्टेंट है ना, जो ये कांस्टेंट्स है वो बी का मैट्रिक्स है। तो यहां पर हम कॉलम मैट्रिक्स में 5 2 -1 लिखेंगे। 5 2 -1। क्लियर हुआ? अब हमारा एक टास्क क्या रह गया? केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे यूज करना है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें क्या करते हैं? रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। रोज कॉलम, रोज कॉलम, रोज कॉलम। और हमारे पास अभी देखिए इसमें भी क्या है, ये अगर 3 into 3 मैट्रिक्स का है और ये 3 into 1 का है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? 3 into 1 का ही आएगा। क्या आएगा? 3 into 1 का। तो अभी 3 into 1 मतलब 3 ही एलिमेंट आएंगे। कैसे आएंगे एलिमेंट? ऐसे, एक एलिमेंट ये आएगा, एक एलिमेंट ये आएगा और एक एलिमेंट ये आएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई के लिए 28 into 5 करना है, लेकिन उसके बाद प्लस -2 into 2, सो वो मेरे पास -4 हो जाता है। उसके बाद -17 -1, तो कितना हो गया? +17 हो जाता है। सो मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट में 13 into 5 करना है। सेकेंड में मैं आपके लिए रुकता हूं, सेकेंड में क्या करना है आप सोच सकते हैं। उसके बाद 10 into 2, सो ये मैंने 10 into 2 लिखा। फिर एक लास्ट रह जाता है -17 into -1, तो ये भी क्या आएगा? +17 आएगा। तो ये मेरा सेकंड एलिमेंट हो गया। कौन सा? ये वाला। फर्स्ट भी मेरा मेरे को ऐड करके लिखना है। लास्ट में -19 into 5, फिर 5 into 2 हो गया, और ये वाला आंसर क्या आ जाएगा? -17 हो गया। क्लियर हुआ? अब इनका जो समेशन है यानी रिजल्ट है वो हम यहां पर लिखते हैं। तो ये हो गया 1/51। इसका एडिशन अगर आप करेंगे तो ये आता है 153। क्लियर हुआ? और इसका एडिशन करते हैं तो क्या आएगा? 102 आ रहा है, तो हम यहां पर 102 लिखते हैं। बट लास्ट का एडिशन जो आएगा वो आपका -102 आएगा। तो ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, जिसका रॉन्ग आएगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा बस थोड़ा सा पार्ट रह गया। अब एक चीज है, यहां पर जो x है, इस x को आप कंटिन्यूटी में लिख सकते हैं, ये कंटिन्यूटी में, और नेक्स्ट लाइन में, इसके जो नेक्स्ट लाइन में अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो देखिए ये 1/51 और ये 153 है, तो ये एक स्केलर हो गया। इसके लिए क्या हो गया? स्केलर। तो इस स्केलर को इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इन टर्म हम डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 153 डिवाइडेड बाई 51 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। 151 into 102 कितना हो गया? 2 हो गया। और सेम वे ये -2 हो जाता है। एक लास्ट स्टेप हमारा रह जाता है। अब हमको ये लास्ट स्टेप रिक्वायर्ड है, बाकी को मैं इरेज करता हूं। और ये याद रखिएगा हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इनवर्शन मेथड। और इनवर्शन मेथड में एडजॉइंट मेथड का यूज करके कर रहे हैं। तो एक और
वापिस मैं इसको लिख लेता हूं 1 जो फाइनल वैल्यू है 3, 2 और -2 है। और x की वैल्यू भी मैं दोबारा लिख लेता हूं। क्या है हमारे x की वैल्यू? x क्या था? मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स लिख लेता हूं। अब क्योंकि ये इक्वल टू साइन के लेफ्ट एंड राइट है तो ये क्या हो गया? इक्वल मैट्रिक्स हो गया। इक्वल मैट्रिक्स मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसमें सेम वैल्यू हम लिखेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x राइट साइड में क्या है? 3 है। सो हम x की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, y की वैल्यू 2 लिख सकते हैं और z की वैल्यू -2 लिख सकते हैं। सो सॉल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो हमने यहां पर लिखी थी बाय द यूज ऑफ मेथड ऑफ इन्वर्शन अंडर मैट्रिसेस विल बी, सो सॉल्यूशन आप यहां पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 3 हो गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया एंड z इज इक्वल टू -2 हो गया। यहां पर मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में लिया है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बना था वो कौन से ऑर्डर का बना था? 3 × 3। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप मैट्रिक्स बनाएंगे वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस आप इसको 2 × 2 ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो एट द एंड वी फिनिश इट ऑफ by finding out our values of x, y and z। तो आपको आशा है आपको ये मेथड इजी लगा होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एडजॉइंट मेथड हमने यूज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ रिडक्शन का यूज करेंगे जिसमें इन्वर्शन का यूज नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। तो मैं आप सोच रहा था कि आप बोलेंगे तो मैंने बोला है, और कोई भी आपके पास इसमें कमेंट्स करना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।